मुझे विश्वास है कि आधुनिक निर्माण हल्का, सरल, दिलचस्प और सस्ता हो सकता है। बस इसे थोड़े अलग नजरिए से देखने की जरूरत है और समझ आ जाएगा कि छोटे निर्माण जरूरी नहीं कि वैसे ही हों जैसे हम उन्हें देखने के आदी हैं। भारीपन की जगह हल्कापन इस प्रस्तावित दृष्टिकोण की कुंजी है। महंगे पारंपरिक सामग्रियों की जगह सस्ता, खुद से बनाया गया कंपोजिट सामग्री। ये कई संरचनाएं दिखा चुकी हैं जो नवोन्मेषी, सरल और सस्ती तकनीक से बनी हैं। निर्माण की ऐसी विधि जिसे कोई भी आसानी से सीख सकता है, चाहे पहले कभी न किया हो। अब समय है कि मैं बताऊं मुझ पर क्या प्रभाव पड़ा और मैं यहां तक कैसे पहुंचा। ये सब याशा कोश्याक के गीत से शुरू हुआ, जिसमें निर्माण समाधानों की सुलभता थी। मेरा प्रोजेक्ट $1000 में घर 10 साल पहले ही बान्ये बोचक से पहले शुरू हो गया था। उन वर्षों की कुछ झलकियां। नहीं, मुझे कुछ बोर नहीं लगा। जर्मन, मैं शूटिंग नहीं कर रहा, बस आजमा रहा हूं। मैं नहीं, मुझे जल्दी समझ आ गया कि हमारा परिवार ब्लॉगिंग के लिए नहीं है। ब्लॉगिंग परिवारों में बच्चे कैमरा ऑन होते ही अजीब बर्ताव करते हैं। छोटे बेटे जर्मन को कैमरे के सामने आना पसंद नहीं है। बच्चों में समान उम्र में अच्छा काम करने और माता पिता की मदद करने की इच्छा आती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये सब कहीं गायब हो जाता है। उस समय के महंगे नोकिया लूमिया की कैमरा क्वालिटी भी खास अच्छी नहीं थी। हमारे घर के निर्माण से बची हुई लकड़ियों और पुराने लोहे के प्रोफाइल के टुकड़ों की वजह से मैंने सोचा कि इनसे तथाकथित छद्म ब्रूस की एक संरचना बना ली जाए। छद्म ब्रूस से मैंने नए बरामदे पर शेड बना लिया था और खुश था, इसलिए सोचा इसे बड़ी संरचनाओं पर भी आजमाऊं। इन दृश्यों से पूरी सरल तकनीक समझ में आ जाती है। ऐसी संरचना का फायदा ये है कि इसे आसानी से जोड़ा और खोला जा सकता है। मैं मशहूर ब्लॉगर्स की नकल में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, जो अक्सर अजीब चीजें शूट करते थे। अब हम स्टॉल्कर शरण बनाना शुरू कर रहे हैं। मुझे भी लगा कि अजीब चीजें जोड़ने से सफलता मिलेगी। स्टॉल्कर वाली छवि यूं ही नहीं चुनी थी। दादाजी की समुद्री बरसाती तंबू में काम करना सुविधाजनक नहीं था। हमारा गोमेल क्षेत्र चेरनोबिल परमाणु संयंत्र दुर्घटना से बहुत प्रभावित हुआ था। चेरनोबिल में निषिद्ध क्षेत्र, ये तो बच्चों की बातें हैं हमारी निषिद्ध क्षेत्रों की तुलना में, क्योंकि हादसे के वक्त हवा ठीक हमारी तरफ ही चल रही थी। रेडियोधर्मी बादल जो मॉस्को पहुंच सकता था, हमने यहां ही रोक लिया। जब मेरी बेटी ने सुना कि बस में बुजुर्ग लोग याशा कोस्याक के बारे में बात कर रहे हैं, जो चेरनोबिल में निर्माण और बागवानी करता है, तब मुझे समझ आ गया कि अब स्टॉकर की छवि को छोड़ना पड़ेगा। मैंने इसी कोट में बागवानी पर पहली वीडियो शूट की थी और इंटरनेट की लोकप्रियता देखकर खुशी हुई। इसी तरह एक हाईटेक, जोड़ने में आसान घर सिर्फ $1000 में बना। संरचना को जलवायु और समय के हवाले कर मैं कुछ साल बैरल सोना पर केंद्रित रहा। उसी समय मैंने अपनी पहली बैरल सोना बनाई थी और पुरानी प्रोफाइल से खुद की बनाई हुई सोना की भट्टी भी बनाई थी। भट्टी की तकनीक का शिखर मुझे तब यही सबसे सुंदर और बेहतरीन लगा था। खरीदी गई चीजों में सिर्फ थोड़ी पट्टी और छोटा किया गया कच्चा लोहे का ग्रेट था। भट्टी पत्थरों के साथ मिलाकर काफी भारी हो जाएगी, इसलिए बैरल में इसे लगाते समय मैंने फर्श को अतिरिक्त मजबूत करने का फैसला किया। हमारे छोटे पारिवारिक बैरल सोना बनाने के व्यवसाय से मुझे वो नहीं मिला जिसकी मुझे उम्मीद थी। कुछ साल बाद मैंने $1000 में घर नामक अल्ट्रा लो बजट प्रोजेक्ट पर काम करने का निर्णय लिया। तब तक उसका ढांचा सभी परीक्षाओं में सफल हो चुका था। इसी नाम से प्रोजेक्ट की शुरुआत सफाई करने और जगह को समतल करने से हुई थी। ज्यादातर जगह पर कुछ लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए थे, जिनमें से कुछ मुख्य घर के निर्माण से बची हुई और अनुपयोगी लकड़ियां भी थीं। सबसे ज्यादा 5x5 सेमी लकड़ी की पट्टियां थीं, जिन्हें आगे इस्तेमाल करने का तय हुआ। ये बाथरूम बैरल युग से पहले की बात है, जब मैंने लकड़ी की पट्टियों से हल्की लेकिन मजबूत राफ्टर संरचना बनाई थी, जिसके हिस्से सालों छत के नीचे रखे थे। आखिरकार उनका समय आ ही गया। नकली बीम से बने ढांचे में कुछ सुधार किए गए, जो अचानक
$1000 के घर का ढांचा बन गया था। निर्णय हुआ कि दूसरी मंजिल अर्ध मनसाट बनेगी और राफ्टर सिस्टम खुला रहेगा, इसलिए मैं सभी हिस्सों पर सुरक्षात्मक लेप लगा रहा हूं। एक तैयार संरचना को नमूना मानकर बाकी भी वैसे ही बना रहा हूं। हरमन अब उतनी उत्सुकता से मेरी मदद नहीं करता, लेकिन फिर भी मदद करता है। हालांकि माता पिता की ज्यादा मदद करने की उम्र अब गुजर चुकी है। चलो। छोटे बेटे के लिए माता पिता की हर समय निर्माण और मरम्मत की लगन एक सामान्य बात है, इसलिए उसमें उतनी भावनाएं नहीं आती जितनी मेरी उम्र में आती थीं। सोवियत दौर में निर्माण सचमुच साहसिक था। मेरे माता पिता किसी तरह से निर्माण सामग्री जुटा लेते थे, जो विकसित समाजवाद के वर्षों में बहुत कमी में थी, और मुझे इस बात पर बहुत गर्व था। आजकल निर्माण करने के लिए बस थोड़े पैसे चाहिए और सोफे से उठकर काम शुरू करना होता है। सब कुछ बहुत आसान हो गया है। छत की लकड़ी की जाली राफ्टरों की तरह खुली रहती है, इसलिए उसे भी अच्छी तरह रंगा जाता है। मेरी हल्की संरचना के लिए इतनी ही मामूली मात्रा में लकड़ी की जरूरत पड़ी, जिसकी योजना पूरी 50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की थी। दूसरी मंजिल की ऊंचाई पूरी तरह से पर्याप्त है। सटीक समतलता और संरचना की अस्थायी मजबूती के लिए मैंने पतली प्रोफाइल पाइप और थ्रेडेड रॉड से बनी विशेष तिरछे सहारे का चयन किया। दीवारें बनने के बाद अस्थायी सहारे हटाई जा सकती हैं। सब कुछ सटीक है। वैलेंटिन की सलाह मानकर मैं $1000 में घर प्रोजेक्ट के लिए सामग्री और जरूरी पुर्जे बेहद सस्ते में जुटाने की क्षमता बढ़ा रहा हूं। उदाहरण के लिए, ये दरवाजा मुझे करीब मुफ्त में मिला और प्लास्टिक लगभग नया है। इसके साथ बस थोड़ी बदसलूकी हुई है। चौखट का आकार जानकर गैबल फ्रेम के खंभे तय किए जा सकते हैं। अब खिड़कियां चाहिए। मेरा अंतर्मन घर में पुराना कबाड़ लाने का विरोध कर रहा था। हम तो पूरे गड़बड़ू परिवार हैं और हमें दूसरों की इस्तेमाल की चीजें नहीं लेनी चाहिए। मैंने सोचा और तय किया कि खिड़की खुद ही बनाऊंगा। मैंने सस्ती दरवाजे की चौखटों की कच्ची सामग्री खरीदी और खिड़की की फ्रेम बनाने में लग गया। आरी और छेनी से साधारण सुधार के बाद फर्नीचर के जोड़ने वाले स्क्रू से जोड़ना आसान हो गया। इन्हें ही कन्फर्मेट स्क्रू कहा जाता है। मैंने पहले ही खिड़कियों के लिए जरूरी डबल ग्लास पैनल जुटा लिए थे। मैंने डबल ग्लास पैनल बहुत सस्ते में लिए, क्योंकि खिड़की बनाने वाले स्केल या रूलर ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते, यानी डबल ग्लास पैनल साइज में गड़बड़ थे। DIY की नई जिंदगी की ओर खुलने वाली खिड़की लगभग तैयार है। मैं फ्रेम की चिकनाई अच्छे से हटा रहा हूं। मैं ग्लास यूनिट को भी डीग्रीस कर रहा हूं। मैं सिलिकॉन सीलेंट बिना कंजूसी लगाकर ग्लास यूनिट चिपका देता हूं। तभी लगा ये वीडियो 1 मिलियन का है। अगर मैं ऐसी खिड़की बनाने पर वीडियो बनाऊं तो उसे 1 मिलियन से कम व्यूज नहीं मिलेंगे। ये मेरे लिए व्लॉगर के रूप में अब तक की सबसे बड़ी सफलता होगी। सिर्फ मेरी कॉपलसी वाली वीडियो ही कुल मिलाकर 10 लाख व्यूज तक पहुंची है, वो भी जब उसे चुराकर बड़े प्लेटफॉर्म्स पर री-अपलोड किया गया। तब तक मैंने तय कर लिया था कि मुझे DIY ब्लॉगर बनना है। मैंने इस खिड़की के बारे में मन ही मन नोट कर लिया और आगे काम करता रहा। मैंने ऐसी कई खिड़कियां बना ली, उनके लिए खुलने वाले स्थान तय हो गए और इसी वजह से मैं गेबल वाले हिस्से का फ्रेम पूरा कर सका और उसकी बाहरी क्लैडिंग भी कर दी। लेकिन ये तो शानदार खिड़की है। गर्मियों की गर्मी का फायदा उठाते हुए मैंने एक एपिसोड शूट करने की भी कोशिश की।
जैसे मैं अपने तैयार किए गए घर में अपनी खुद की बनाई हुई खिड़की के पास बैठा हूँ। मेरा एक दोस्त थिएटर और फिल्मों का अभिनेता है, लेकिन उसकी सलाहें भी मुझे कैमरे के सामने सहज नहीं बना पाई। लेकिन हमेशा से इच्छा थी और अब भी है कि इस दुनिया से कुछ कहना है, इसलिए मैं खुद को निर्देशक और लेखक मानता था, लेकिन हालात में खुद ही अभिनय करना पड़ता था। मेरे वीडियो की वॉइस ओवर में ही थोड़ी प्रगति हुई थी। फिर भी लोग कभी-कभी मेरे माइक्रोफोन की शिकायत करते हैं। याशा कोस्याक कभी सोवियत सत्ता, कभी पूंजीपतियों के पक्ष में, तो कभी सबकी आलोचना करते थे। लगता है इंटरनेट पर वक्त बिताना व्यर्थ नहीं था। शेड के पीछे पड़ी तीसरे दर्जे की लकड़ी की पट्टियों को रंगते हुए मुझे एहसास हुआ कि लकड़ी सबसे अच्छा निर्माण या सजावट का सामान नहीं है। लकड़ी को टिकाऊ बनाने के लिए अच्छी तरह प्रोसेस करना जरूरी था। अगर खुद तैयार करें तो लकड़ी की कोटिंग्स पर बचत होती है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती है। ये भी पता चला कि पहले से तैयार और फिट की गई लकड़ी के टुकड़ों से ढांचा बनाना हर चीज को मौके पर फिट करने से कई गुना तेज होता है। ऐसा ही अनुभव बैरल नुमा स्नान घरों में भी हुआ, इसलिए मैंने हाउस इन अ बॉक्स पर गंभीरता से सोचना शुरू किया। ऐसे घरों के सेट जो फैक्ट्री में बनते हैं, बड़ों के लिए कंस्ट्रक्शन किट्स जो घर बनाने के शौकीनों के लिए घर पाना आसान बना सकते हैं। क्योंकि उस समय तक यह ढांचा कई सालों से रखा हुआ था, इसलिए इसकी अतिरिक्त सुरक्षा भी जरूरी थी। अच्छे दोस्त और स्नानघर विशेषज्ञ वलेनतीन की मदद से खिड़की लगाने वालों द्वारा खराब की गई नई फ्रेम के पल्ले मिल गए, इसलिए मैंने छत में 2 मैnsard खिड़कियां लगाने का तय किया। छत लगाने से पहले हवा रोकने वाली पट्टियां लगाना आसान साबित हुआ, क्योंकि लकड़ी की छितरी हुई जाली पर चलना बहुत सुविधाजनक था। नया ब्लॉगिंग वाला खुद का बनाया हुआ सिनेमा मुझे बहुत मजेदार लगा। खुद को काम करते हुए शूट करना, जैसे कि यूं ही जैसे खुद को पता ही न हो। ये बकवास है, पर लगभग सभी व्लॉगर्स ऐसा करते हैं। सिर्फ महत्वाकांक्षी व्लॉगर्स के पास अपने ऑपरेटर होते हैं। अधिकतर उनके साथी या पीने के दोस्त होते हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। किसी कंपनी में इंसान खुद को इतना बेवकूफ नहीं लगता। इंटरनेट की वजह से नए जमाने आ गए थे। अब कोई भी चाहने वाला टीवी पर आ सकता है। अब ज्यादा टैलेंटेड न होने वाली अभिनेत्रियों, अभिनेताओं, होस्ट्स को अब ज्यादा दिखावा या झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अंतरात्मा के खिलाफ काम, ईमानदारी न रखना, धोखा, दिखावा और घमंडी डायरेक्टर्स व चैनल मैनेजमेंट को खुश करने की कोशिशें। इंटरनेट की वजह से अब टेलीविजन जनता के हाथ में है, हमारे हाथ में है। अचानक सर्दी आ गई और मैंने शूट किए गए मटेरियल की एडिटिंग शुरू कर दी। खिड़की में शीशा पकड़ने वाली पट्टी लगा दी और वीडियो एडिट किया। मेरा अंतर्ज्ञान सही था। $9 की खिड़की पर बना वीडियो इंटरनेट पर छा गया। बसंत के करीब मैंने बहुत सस्ते छत के मटेरियल बनाने के लिए एक्सट्रूजन फोम, पॉलीस्टायरीन के साथ प्रयोग करना शुरू किया। मैं EPPS शीट्स को जाली से मजबूत कर प्लास्टर करना चाहता था। मेरे पापा ने सलाह दी कि शुरुआत में सिर्फ पेंट से छत को सुरक्षित करो, इससे सस्ता मटेरियल मिलेगा। EPPS का एक ही मुख्य दुश्मन है, सूरज की रोशनी। मेरे खिड़की वीडियो से चैनल पर 60,000 से ज्यादा नए सब्सक्राइबर आए, तो अब खुद को ब्लॉगर मानते हुए मैंने सोचा एक और खिड़की वेरिएंट बनाऊं। हमारे बाथ हाउस बनाने वाले छोटे पारिवारिक बिजनेस के बंद होते ही मुझे पूरी दुनिया से नाराजगी महसूस हुई। हर जगह सुनता था, महंगा है, महंगा है। मैं खुद लकड़ी खरीद कर अपना बाथ हाउस बना लूंगा। तुम्हारे यहाँ सब महंगा है याशा। मैं किसी पुराने घर की लकड़ी लाकर फ्री में बाथ हाउस बना सकता हूँ। तुम्हारे यहाँ कोस्याक बहुत महंगा है। सबसे अच्छी बाथ हाउस पैलेट से बनती है। असल में मेरे यहाँ तो सबके मुकाबले सस्ता ही था। मुझे समझ आ गया कि हमारे यहाँ कोई भी अपनी मेहनत और लगाया गया समय नहीं गिनता, और यही तो पूरे पोस्ट सोवियत इलाके की सबसे बड़ी समस्या है। असल में ऐसी शुरुआती परिस्थितियों में मानना पड़ता है कि सस्ता बनाना वाकई मुमकिन है। यहीं से नाम भी आया। 50 वर्ग मीटर का घर, जिसकी लागत सिर्फ $1,000 है। मैंने 180 डिग्री का मोड़ लिया और एक बिजनेसमैन बनने की कोशिश करने वाले इंसान से अल्ट्रा लो बजट में खुद घर बनाने वाला बन गया। धीरे धीरे मैं इससे आकर्षित होने लगा। $9 की खिड़की के वीडियो में मुझे आलोचना मिली कि मैंने उसे खुलने की बजाय फिक्स्ड बना दिया।
इंटरनेट संसाधनों की खासियत यह है कि खिड़की वाले वीडियो से जुड़े 60,000 नए सब्सक्राइबर सिर्फ जानना चाहते थे कि खिड़की कैसे बनाई जाए। कुल मिलाकर मेरा $1,000 में घर प्रोजेक्ट उन्हें खास दिलचस्प नहीं लगा, इसलिए मैंने खिड़की का दूसरा वेरिएंट बनाने का सोचा। इस बार वो खुलने वाली थी और उसमें खुद का बनाया हुआ डबल ग्लेज्ड कांच की यूनिट था, क्योंकि बहुत से लोग शिकायत कर रहे थे कि उन्हें रेडीमेड ग्लास पैकेट कहां से मिलेगा ये पता नहीं, और ये बात सही थी कि खिड़की जरूर खुलने वाली होनी चाहिए। मैंने जल्दी ही खुलने वाली खिड़की के फायदे महसूस कर लिए। एक्सट्रूडेड पॉलीस्टाइरीन फोम रूफिंग मटेरियल पर थोड़ा अभ्यास और कॉन्सेप्ट तय करने के बाद मैंने मुख्य काम 3 सेमी मोटी शीट से शुरू किया। मैं उन्हें 2 परतों में फसाद पेंट से रंगता हूं। हर परत के बीच में सुखाने का समय देता हूं। मैं शीट्स को छत की ढलान के अनुसार 2-2 की पट्टियों में चिपकाता हूं। एक तरफ लकड़ी की पट्टी भी लगाता हूं। मैंने सबसे सस्ता एक्सट्रूडेड पॉलीस्टाइरीन फोम लिया। ऐसी लकड़ी की पट्टी न होने पर इनोवेटिव छत की पट्टी टूटने का खतरा था। छत की तैयारियों को ओबरे शेद का लकड़ी का फ्रेम पर गोंद फोम से चिपकाया गया। अतिरिक्त मजबूती के लिए लकड़ी की पट्टियों में स्क्रू लगाए। सब कुछ आसान था। एक्सट्रूडेड पॉलीस्टाइरीन फोम EPPS मैं बचपन से जानता हूं। हम इसे FP खुंगो से सैन्य गैस 66 के लिए लाते थे। वो उन्हें इंसुलेटर गर्माहट बनाए रखने वाला का काम करता था। तो वो वाला एप्स मजबूती में हड्डी जैसा था। जब उस पर मारो तो वो बज उठता था। हमारे इलाके में हंगो का EPPS लगभग हर मालिक के पास था, भले ही बिकता नहीं था। उससे सेप्टिक टैंक के ढक्कन भी बना लेते थे, और वो भी बिना अतिरिक्त मजबूती के। सच कहूं, जब मैं इस छत के बारे में सोच रहा था मुझे लगा था कि मटेरियल अब भी वैसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। समय के साथ EPPS शीट का वजन सिर्फ आधा किलो रह जाता है। ये इतनी हल्की होती हैं कि हमेशा दबाकर रखनी पड़ती हैं, वरना हल्की हवा में उड़ जाएंगी। छत का सिर्फ आधा हिस्सा ही ढका हुआ था, लेकिन गर्मी में साफ महसूस होता था कि उसके नीचे की छाया ठंडी है, बिल्कुल वैसी नहीं जैसी गर्म धातु की छत के नीचे होती है। अब दूसरी हवारोधक किनारे की अंदरूनी पट्टी लगाने का समय था। मुझे $1,000 में घर प्रोजेक्ट का लाइटिंग प्लान अच्छा लगा, क्योंकि इससे नए वीडियो के कई विषय मिल सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो कोई भी घर बना सकता है, लेकिन बिना पैसे घर बनाना बहुत मेहनत का काम है। ऐसे में कुछ अलग सोच वाले लोग भी साथ आए। लोगों ने कहा कि $1,000 में कुछ बनाना नामुमकिन है। मुझे ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। स्टीम बाथ महंगा होने के कारण अच्छा नहीं है। घर अच्छा नहीं क्योंकि वह सस्ता है। तुरंत ही गर्म छत, जिसकी लागत सिर्फ $2 से $2.5 प्रति वर्ग मीटर है, तैयार हो जाती है। यह पूरी तरह नए मटेरियल से बनी है, पुराने सामान से नहीं। सारा काम मिलाकर कुल खर्च $100 से भी कम आया। अब वे सपोर्ट्स जो राफ्टर सिस्टम को मजबूती दे रहे थे, आसानी से हटाए जा सकते हैं। बेहद सस्ती छत बिल्कुल भी थर्मल एक्सपेंशन के असर में नहीं आई। ये बर्फ और ओले सह सकती है, और मेटल छत से ज्यादा शांत है। सबसे जरूरी बात, आगे के कामों के लिए नया सूखा स्थान मिल गया। बिना किसी मशीन के बनी घरेलू डबल ग्लेजिंग वाली खुलने बंद होने वाली खिड़की का वीडियो देखने के बाद 20,000 से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर गए। पहले वाली खिड़की के सब्सक्राइबरों समेत सभी ने और खिड़कियों व दरवाजों की मांग शुरू कर दी। घर को एक और दरवाजा चाहिए था। शुरुआत में मैं दरवाजे के लिए वुडन पैनलिंग चाहता था, लेकिन इससे दरवाजा सस्ता नहीं बनता। इसलिए मैंने पास के वुडवर्किंग प्लांट से वुडन पैनलिंग के कटे टुकड़े लकड़ी के दाम पर ले लिए। ऐसी खूबसूरती तैयार हुई। एक और सर्दी बीत गई और संरचना अब छत के साथ परीक्षणों से गुजरती रही। इस रूप में घर सच में स्टाकर के शरण स्थल जैसा लग रहा था। जमीन से ऊंचा उठाया गया घर
हर तरह की रेडियोधर्मी गंदगी के घर में घुसने में अच्छी तरह से बाधा डालता था। ये घर 50 वर्ग मीटर में है, इसलिए पहली मंजिल की दीवारें जरूरी हैं। नीचे फिर से कबाड़ जमा हो गया है। पहले यहाँ शेड थी। शेड की बस नींव बची थी, जो बेतरतीब ढंग से रखे गए कंक्रीट ब्लॉकों की थी। नींव का एक किनारा तो पूरी तरह लाल ईंट का था। इन ब्लॉकों पर मैंने एंकर लगाए, जिन पर फ्रेम के खंभे टिके हैं। अगर शुरू से नींव नहीं होती तो काम आसान था। मैं बस ड्रिल से छेद करता और उसमें से बहुत ही कम लागत वाला पाइल ग्रिलेज नींव बना लेता। पुराने शेड की नींव को सही हालत में लाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन जो है वही है। बहुत सस्ती मरम्मत के लिए मैंने नींव को मजबूत करने के लिए निर्माण का मलबा इस्तेमाल करने का फैसला किया। मैंने हाल ही में मुख्य घर का पोर्च फिर से बनाया, जिससे काफी मलबा हुआ। दीवारें खड़ी करने के लिए नींव की ऊंचाई बढ़ाने के साथ साथ उसकी गलत ज्योमेट्री को भी ठीक करना जरूरी था। मैंने खुद बनाया KTPS स्थायी फॉर्मवर्क के लिए इस्तेमाल किया, जो मुझे रोज और अच्छा लगने लगा। जल्दी ही समझ आ गया कि निर्माण का मलबा इस्तेमाल करना असल में कोई मजा नहीं है। आधी नींव मैंने निर्माण मलबे के साथ डाली और दूसरी आधी पारंपरिक तरीके से, जिसमें मैंने गिट्टी का इस्तेमाल किया। मलबे से बचत कम होती है क्योंकि सीमेंट ज्यादा लगता है। मैं इस बात की आलोचना को अच्छी तरह स्वीकार करता हूँ कि पूरा निर्माण कार्य बहुत ज्यादा समय ले रहा है, लेकिन जो बहुत ही कड़े बजट की सीमाएं रखी गई हैं, वे जल्दी सही समाधान ढूंढने नहीं देती। जब मैं किसी और चीज में ध्यान लगाता हूँ, तब आगे के समाधान खुद ब खुद दिमाग में आ जाते हैं। उदाहरण के लिए $1 मिलियन में घर जल्दी बन सकता है, लेकिन अफसोस $1000 में जल्दी बनाना मुमकिन नहीं है। मेरे लिए जल्दी मुमकिन नहीं, क्योंकि इस काम में मैं ही पहली बार रास्ता बना रहा हूँ। और जो लोग मेरे वीडियो में दिखाई गई और आगे आने वाली तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे, उनके लिए ये काम कई गुना तेजी से हो सकेगा। अगली कड़ी में आखिरकार वह सुपर मटेरियल दिखेगा, जिससे पहली मंजिल की दीवारें और बहुत सारी चीजें बनाई जाएंगी। आप बूस्टी सर्विस से चैनल सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे है। आप YouTube पर स्पॉन्सर बटन से याशा कोज़्याक के गानों को सपोर्ट कर सकते हैं। अब नए वीडियो YouTube पर पहले आ जाते हैं। और अब मैं आपको आज के दिन दिसंबर 2025 में ले जाना चाहता हूं। याशा कोज़्याक के गानों का चैनल 2025 के सर्वश्रेष्ठ DIY व्लॉगर पुरस्कार के लिए 2 श्रेणियों में नामांकित हुआ था: DIY शिक्षक और संसाधनों का संरक्षक। विजेता वे बने जिनकी ऑडियंस सबसे सक्रिय थी, न कि जिनके पास सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर थे। DIY शिक्षक श्रेणी में हम हार गए। सबसे मजबूत ने जीत हासिल की। सबसे डरावनी बात यह है कि जब मोबाइल पर कितनी ज्यादा प्रतिशत खर्च हो जाते हैं और सबसे अच्छे संसाधन संरक्षक बन जाता है चैनल धन्यवाद। और ये 1 लाख रुपए का सर्टिफिकेट ब्रांड एर्मिन लिप का है, हम आपको उपहार में देते हैं। और संसाधनों के संरक्षक श्रेणी में विजेता बने। सभी का धन्यवाद जिन्होंने जनता के मतदान में वोट किया और संसाधन संरक्षण निर्माण विधियों का समर्थन किया। ये पुरस्कार हमें विश्वास देता है कि हम सही रास्ते पर हैं। सुपर मटेरियल तक के सफर पर बनी पिछली 3 कड़ियों के लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे रहा हूं। अगर आपने नहीं देखा है और आपको दिलचस्पी है तो जरूर देखें। और आप सब आज यहां हमेशा के लिए रह जाएंगे। आप पहुंच गए हैं। आप सभी को यहां बुलाया गया था इनाम का लालच देकर, लेकिन आज आप सब यहीं रह जाएंगे। जब हमारे हाथ कुछ न कुछ करने, कुछ न कुछ बनाने से रुक ही नहीं पाते और इसे किसी भी तरह की बुद्धिमत्ता से बदला नहीं जा सकता। आशा है आगे भी जारी रहेगा। लाइक करें। याशा कोज़्याक के चैनल को YouTube, VK,
टिकटॉक, ज़ेन पर सब्सक्राइब करें। सभी लिंक नीचे हैं। घंटी पर क्लिक करें ताकि आपको सही जानकारी मिले और संसार में शांति बनी रहे। धन्यवाद, आगे जारी रहेगा।